हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, हीट स्ट्रेस के ऊपर मैंने अभी हाल फिलहाल में भी वीडियो बनाई थी और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। आज जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का वो 43 प्लस है ऑन एन एवरेज। मतलब दिल्ली में तो ये 46 47 तक भी पहुंच रहा है। और जितना राजस्थान से लेकर ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी, हरियाणा राजस्थान से लेकर और बिहार बंगाल तक, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार फिर से इस चीज़ को आपको बताया जाए और इस बार प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें। हीट स्ट्रेस में क्या-क्या होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन एक सिलसिला जो चलता है, एक कैस्केड जो चलती है हम पोल्ट्री बर्ड्स में, जिसके अंदर पोल्ट्री एक स्ट्रेस में आती है जिसे हीट स्ट्रेस कहते हैं। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक तरीके से लूज़ नहीं कर पाती है। पिछली वीडियो मेरी हीट स्ट्रेस के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसमें हीट लोड कैसे बन जाता है बर्ड के अंदर, और फिर किस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो एग्रीगेट होती हैं बर्ड के अंदर और प्रोडक्शन लॉसेस, मोर्टलिटी वगैरह हमें देखने को मिलता है। तो जल्दी से पिछली वीडियो का एक रिकैप कर लेते हैं कि थर्मो रेगुलेशन मुर्गी के अंदर, पोल्ट्री के अंदर किस तरीके से होता है। 4 तरीके के हीट को बॉडी से बाहर निकालने के मैकेनिज़्म होते हैं, फिज़िकल मैकेनिज़्म होते हैं, जिनमें एक कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन मतलब उसके ऊपर से जो हवा बहती है मुर्गी के ऊपर से, जैसे पंखे वगैरह आप लगा देते हैं तो वो हवा उस मुर्गी की हीट को लेकर अपने साथ उड़ जाती है। लेकिन अगर हवा गर्म हो तो वो हीट को अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, बल्कि उसका एक और इफ़ेक्ट बर्ड में देखने को मिलेगा जो हीट स्ट्रोक को बढ़ावा देता है। दूसरा जो मेथड होता है वो रेडिएशन का होता है। मुर्गी के अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और वो रेडिएशंस जो है वो अब आसपास के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ये जो फिज़िकल फिनोमिना है रेडिएशन वाला, ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है? क्योंकि गर्म बॉडी हीट को रेडिएट करती है, ये इसी फिज़िकल सिद्धांत पे काम करता है, तो ये ना के बराबर होता है। इसमें मुर्गी को कोई ज़्यादा ठंडक नहीं पहुंचती है। इसके बाद तीसरा मेथड आता है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब हीट को बॉडी से बाहर निकालने का एक साधन होता है, एक फिज़िकल फिनोमेना होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन भी एक तरीके का फिनोमेना है। अगर मुर्गी गर्म उसकी बॉडी है और उसे आप किसी ठंडी जगह में रख देते हैं, ठंडे फर्श में रख देते हैं, तो वो अपनी बॉडी को, क्योंकि गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, तो वो अपनी बॉडी की हीट ट्रांसफ़र करके अपने आप को ठंडा कर लेगी। तो ये 4 बेसिक मेथड्स हैं बॉडी को कूल करने के। बढ़ती हुई आबादी और खाद्य सुरक्षा के चलते भारत में अंडों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसीलिए लेयर पोल्ट्री व्यवसाय भी काफी प्रगति कर रहा है। यह क्षेत्र एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसायों में तकनीकी रूप से सबसे अग्रणी स्थान रखता है, जिसे चलाने के लिए संपूर्ण तकनीकी जानकारी का होना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाली अत्यधिक लागत के कारण भी इसमें गलती करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, अन्यथा लंबे नुकसान होने का खतरा रहता है। इन नुकसानों से बचने के लिए तकनीकी जानकारी का होना अति आवश्यक है, जो लागत को कम कर सके और उत्पादकता को बढ़ाकर मुनाफों में वृद्धि करे। इसके लिए इस ट्रेनिंग कोर्स के विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वो जिसमें लेयर फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती निर्णयों से संबंधित जानकारी को विस्तार से बताया गया है, और दूसरा वो जिसमें फार्म में बर्ड आने के बाद के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आवश्यक विषयों को विस्तार से बताया है, जैसे फार्म के लिए जगह का निर्धारण, उस पर फार्म को बनाना, उसकी सही डायरेक्शन, फार्म की लंबाई चौड़ाई, वेंटिलेशन, पानी की निकासी और बायोसिक्योरिटी से संबंधित निर्णय। उसके बाद लेयर बर्ड तैयार करने और लेइंग पीरियड में आने वाली मुश्किलें, उनका न्यूट्रिशन, फीडिंग, डिजीज मैनेजमेंट, दवाइयों का इस्तेमाल आदि को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको लेयर फार्म व्यवसाय से संबंधित सही फैसले लेने में काफी मदद मिलती है। अली वेटरनरी विजडम द्वारा इस लेयर फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हुए इस तरह तैयार किया गया है, जिससे न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर की लेयर फार्मिंग की समझ को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जो फार्मर्स इस समय लेयर फार्मिंग कर रहे हैं वे भी काफी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारा अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स डेमो को देखें। तो इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं हीट स्ट्रेस के, ये जल्दी से देख लेते हैं।
एक तो बर्ड फीड इनटेक कम कर देता है, फीड खाना कम कर देता है, क्योंकि फीड अंदर जाके हीट बनाता है। तो जब ऑलरेडी हीट बन रही है तो बॉडी और ज़्यादा फीड फिर ग्रहण नहीं करती है। हमें भी गर्मी में ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता है, ज़्यादा लिक्विड पीने का दिल करता है। ठीक है, एग प्रोडक्शन कम होता है। जब फीड इनटेक कम होगा तो एग प्रोडक्शन कम होगा, एग का वेट कम हो जाता है। एग्स का वेट कम हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे। शेल क्वालिटी डिटोरिएट होती है, कच्चे अंडे आने लगते हैं, शेल एग्स आने लगते हैं, और उसकी वजह से जो कवच होता है कैल्शियम का, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। एल्ब्यूमिन की हाइट डाउन हो जाती है, ग्रोथ ब्रॉयलर्स के अंदर या जो भी आप पोल्ट्री पाल रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ डाउन हो जाती है, मोर्टिलिटी बढ़ती है ड्यू टू एक्यूट हीट स्ट्रेस, या जिसे हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसके अलावा कैनिबलिज्म बढ़ता है। कैनिबलिज्म का मतलब है कि मुर्गी जो है वो एक दूसरी मुर्गियों को चोंच मारने लगती है, ठोंग मारने लगती है। इसकी एक वजह जो है कैनिबलिज्म बढ़ने की, वो ये है कि जब मुर्गी अंडा देती है तो उसका जो थोड़ा-सा जो पार्ट है उसके वेंट का, वो बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आता है तो क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, मसल्स इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं, तो वो एकदम से अंदर नहीं जा पाता, और वो लाल जो उसका वेंट है, जो उसकी बीट करने की जगह है, वो बाहर ही चमकती रहती है, जिसकी वजह से उस पे बाकी की मुर्गियाँ ठोंग मारना शुरू कर देती हैं और कैनिबलिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन बढ़ जाता है, लोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घटने लगती है, मतलब इम्यूनोसप्रेशन बढ़ता है, और हैचेबिलिटी डाउन होती है, फर्टिलिटी भी रूस्टर्स के अंदर डाउन होने लगती है। तो जो प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से, वो 4 कारकों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है जिसके लिए फ्लॉक एक्सपोज़ हो रहा है। दूसरा ये है कि जो हाई टेम्परेचर है वो दिन के कितने समय में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब पूरे के पूरे दिन ही 45 डिग्री रहता है। ये एक पीक जाता है, जैसे पीक टेम्परेचर जिसे डे का कहते हैं, तो ये वेरी करता है। जैसे दिल्ली में इस टाइम 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो 45 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल जो दोपहर का 2 बजे का टाइम होता है उस टाइम देखने को मिलता है, और जो रात का टाइम होता है उसमें वो डाउन होके नीचे चला जाता है। तो ड्यूरेशन कितनी है हाई टेम्परेचर की, इस पर डिपेंड करता है हीट स्ट्रेस कितनी बनेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, रेट ऑफ चेंज कितना है। जैसे आजकल क्या है कि भले ही टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 30-33 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन हवा के अंदर वो गर्मी बरकरार रहती है। तो बहुत ज़्यादा रात में या दिन में टेम्परेचर डिफरेंस हमें महसूस नहीं होता है, इतना फील नहीं होता है। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है हीट स्ट्रेस का, उसमें ये देखा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की कितनी है। अगर टेम्परेचर कम भी है, मान लीजिए 32 डिग्री भी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60 है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हीट स्ट्रेस जो इंडेक्स है THI का, वो कितना आ जाता है, 83 के करीब आ जाता है। और 83 बिल्कुल रेड जोन में आता है, जिसमें एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की कंडीशन हमें पोल्ट्री में देखने को मिलती हैं। आइए अब देखते हैं कि जो शेल क्वालिटी है, एग शेल क्वालिटी है, वो हीट स्ट्रेस में कैसे इफेक्ट होती है। जब हीट स्ट्रेस बढ़ती है लेइंग फ्लॉक्स के अंदर, जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं उनके अंदर जब हीट स्ट्रेस बढ़ती है, तो थिनर और वीकर एग शेल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी एक वजह जो होती है वो ये होती है कि जो एसिड बेस बैलेंस है बॉडी का, वो बिगड़ने लगता है, और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ब्लड के अंदर भी एसिड बेस बैलेंस की दिक्कतें आने लगती हैं। बर्ड जब पेंटिंग करती है, मुंह खोल के सांस लेती है, जिसे गुलार रिफ्लेक्स भी कहते हैं, गुलार फ्लैटर कहते हैं। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तो वो हाइपर वेंटिलेट करती है। हाइपर वेंटिलेट का मतलब है बॉडी से ज़्यादा जो एयर है उसे बाहर निकालती है, तेज़ी से बाहर निकालती है, बॉडीज़ को उसे हीट को लूज़ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी के अंदर होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है, जिसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है एसिड बेस बैलेंस के ऊपर। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे, वहाँ पर आपको ये एसिड बेस बैलेंस किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उसे इम्पैक्ट करती है, वो आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वो यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल है।
तो जो एक्सेसिव लॉस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर से हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, क्योंकि वो मुंह खोल के सांस ले रही है, ज़्यादा जो एयर है बॉडी की उसे बाहर निकालती है लंग्स के ज़रिए से, तो अंदर CO2 की कमी हो जाती है और लंग्स में भी कमी हो जाती है, ब्लड में भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की जो पीएच है वो बढ़ने लगती है, या ये कहिए कि जो ब्लड है वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें ब्लड की पीएच बढ़ जाती है, और ब्लड की पीएच बढ़ने से क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो कार्बोनेट कम बनता है, और कैल्शियम और कार्बोनेट जब तक नहीं मिलेंगे तो हमारा जो शेल है एग का वो नहीं मिलेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो सीधी सी बात है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने काम करना बंद कर दिया है, कार्बोनेट आयंस नहीं बन पा रहे हैं। तो शेल, ये वैसे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो बहुत सारी सेल्स में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, लेकिन ये एंजाइम शेल ग्लैंड्स में भी मिलता है। जो शेल ग्लैंड्स उसकी ओविडक्ट में होती हैं, जहाँ अंडा बनता है, कवच को चढ़ाया जाता है अंडे के ऊपर, वहाँ पर कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस को मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं, और उसे फिर अंडे के ऊपर चढ़ाया जाता है। जो तो जब कार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे, कि अगर हम तो आपको क्या लगेगा कि ये कैल्शियम, अगर अंडे के कवच नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम को बढ़ाएंगे, लेकिन कैल्शियम बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर डेफिशिएंसी कार्बोनेट आयंस की है। देखिए, शेल जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कैल्शियम और एक कार्बोनेट। तो अगर शेल एग्स आपको मिल रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में, और कैल्शियम आपका प्रॉपर है, क्योंकि आप हमेशा से वही कैल्शियम चलाते आए हैं, पहले आपको प्रॉब्लम नहीं आई उसी कैल्शियम के अमाउंट में, लेकिन हीट स्ट्रेस के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब कार्बोनेट वहाँ पर कम है। तो ये जो फैक्टर होता है कि कार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं और कैल्शियम बढ़ाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दूसरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होता है थिन एग शेल्स का, वो ये रहता है कि फीड इनटेक ही कम हो जाता है। मतलब जितना फीड इनटेक बर्ड को करना है, जैसे आजकल के जो लेयर के फीड मिलते हैं जो बाहर से आप खरीदते हैं, उनकी जो फीडिंग वो होती है वो 110 ग्राम 115 ग्राम की कंजम्पशन पे उन्हें फॉर्मुलेट किया जाता है, लेकिन आपके बर्ड के अंदर की कैपेसिटी 95 या 100 ग्राम्स फीड खाने से ज़्यादा है ही नहीं। तो क्या होगा वहाँ पर, ये वाली प्रॉब्लम, जो शेल एग्स है या थिन शेल एग्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, और ज़्यादा फॉस्फोरस उसमें से लूज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से जो शेल्स होती हैं वहाँ पर, ये शेल ग्लैंड के अंदर किस टाइप से ये चलता है, कि हाइपर वेंटिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से कार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे, और कार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएगा, और अंडों का कवच हल्का होने लगेगा। तो आइए अब बात करते हैं हम ड्रिंकिंग सिस्टम मैनेजमेंट की, जिसे पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस इस टाइम है, और आगे के 15 दिन कम से कम नॉर्थ इंडिया में कोई अच्छी बारिश के आसार नहीं है, जैसा कि फोरकास्ट में बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना है कि हम ड्रिंकिंग सिस्टम मैनेजमेंट को अगर समझ के अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी हद तक हीट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो जब हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है तो फ्लॉक के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल कंडीशन अगर 21 डिग्री सेल्सियस पर हम देखें तो वाटर और फीड का जो कंजम्पशन होता है उसका जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। मतलब अगर 100 ग्राम बर्ड फीड खा रही है तो 200 ml पानी एक दिन में पीती है। लेकिन जब ये टेम्परेचर बढ़ता है 38 डिग्री पे पहुंच जाता है तो ये वाटर कंजम्पशन लगभग 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब 100 ग्राम फीड पर बर्ड 800 ml तक पानी पीती है। तो अगर इतना वाटर कंजम्पशन हम बढ़ जाता है बर्ड का, और कोई भी बाधा अगर आती है पानी के पीने में किसी भी वजह से, तो उसका फीड इनटेक कम होता है और हीट स्ट्रेस उसके अंदर बढ़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने फ्लॉक को हीट स्ट्रेस से बचा पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हर समय अवेलेबल होना चाहिए हीट स्ट्रेस फ्लॉक के लिए।
उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी उन्हें चाहिए। मान लीजिए अगर 35 डिग्री 38 डिग्री का टेम्परेचर आपके यहाँ फार्म पर है और आपका बर्ड जो है वो 1000 किलो पानी 1000 किलो फीड खा रहा है, तो उसे लगभग 8000 लीटर पानी की एक दिन में आवश्यकता होगी। अगर वो इतना नहीं पी पा रहा है तो और उसका फीड कंजम्पशन भी उसका कम हो रहा है, तो इस बात पे ध्यान हमें देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ड्रिंकर्स आपने जैसे निपल ड्रिंकर्स लगाए जाते हैं तो उनके अंदर सफिशिएंट वाटर फ्लो होना चाहिए। लगभग 70 ml पर मिनट पर निपल ड्रिंकर का फ्लो रेट निपल्स के अंदर होना चाहिए। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो निपल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो किसी वजह से चोक हो गए हैं। अगर फ्लोर पे फ्लॉक्स को पाला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो देसी मुर्गी पालन करते हैं या कलर बर्ड की फार्मिंग करते हैं वो नीचे रखते हैं फ्लॉक्स को डीप लीटर में, तो वहाँ पर भी ड्रिंकर्स की व्यवस्था को, उनके नंबर को चेक करना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए ज़्यादा पानी पीने के लिए। तो उसके लिए ड्रिंकर्स बढ़ा सकते हैं आप। एक और बात यह है कि जो नए लेयर फार्मर अभी नए मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसके लिए वाटर चैनल्स का इंतज़ाम ज़रूर करें। और अगर आपके यहाँ वाटर चैनल्स हैं ऑलरेडी तो उन्हें ज़रूर चला के रखें हीट स्ट्रेस के टाइम में। वाटर चैनल्स में क्या फ़ायदा होता है, एक तो उनके अंदर पानी देर से गर्म होता है और दूसरा एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि जो बर्ड की नीचे वाली चोंच होती है और उससे एसोसिएटेड जो उसकी खाल होती है, कलगी होती है, वो गीली हो जाती है। उसके गीले होने से हीट स्ट्रेस की में एक मेजर कमी हमें देखने को मिलती है। अगर वो गले के नीचे वाला हिस्सा बर्ड का गीला हो जाए किसी तरीके से, उसे गीला कर दिया जाए, तो हीट स्ट्रेस में एक बहुत मेजर कमी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पानी ठंडा होना चाहिए बर्ड के लिए। तो अगर ठंडा पानी हम उन्हें देंगे तो बर्ड का कोर बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिराया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। फिर जो पॉइंट आता है, कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर बाय फ्लशिंग वाटर लाइन्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अगर जैसे दोपहर है तो आप उसमें पानी को फ्लश करते रहें, मतलब उसके अंदर पानी चलता रहना चाहिए, जिसकी वजह से अगर स्टैग्नेट हो जाएगा वाटर वहीं पर रहेगा तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर उसे फ्लशिंग करते रहते हैं ठंडे पानी से हम उस पाइपलाइन की, तो एग प्रोडक्शन सस्टेन रहता है हमारा हीट स्ट्रेस के दौरान भी। प्लास्टिक की आजकल पाइपलाइंस यूज़ होने लगी हैं, लगभग 90-95% फार्म्स में प्लास्टिक की पाइपलाइंस देखने को मिलती हैं। उनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर से बहुत जल्दी इक्विलिब्रेट हो जाता है। मतलब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, जो एयर का टेम्परेचर है, वही पानी का टेम्परेचर हो जाता है। और ज़्यादा ये वहाँ पर देखने को मिलता है जो एंड्स होते हैं लॉन्ग वाटर पाइपलाइंस के, वहाँ पर ये इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में पाइपलाइन, जब प्लास्टिक की पाइपलाइन यूज़ की जाती है तो पानी का टेम्परेचर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर अगर पानी का ज़्यादा होता है, आप खुद भी इस बात को फ़ील करते होंगे कि आप गर्म पानी, मतलब इतनी गर्मी के मौसम में आप खुद गर्म पानी नहीं पीना पसंद करेंगे और ना ही कोई पीता है। तो पानी का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए तो बर्ड ज़्यादा पानी पीता है और इससे वो फीड इनटेक भी ज़्यादा करता है। तो वाटर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट फीड इनटेक पे देखने को हमें मिलता है। साथ साथ पानी के अंदर उसके टेम्परेचर का ख्याल रखने के साथ साथ उसमें विटामिन, खास तौर से विटामिन सी, बीटेन वगैरह यूज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स को भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर यूज़ करना चाहिए, ताकि जो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम बाइकार्बोनेट उसके यूरिन में लॉस हो रहे हैं, उसकी बीट से निकल जा रहे हैं, उन्हें हम दोबारा से बर्ड के अंदर पहुंचा सकें। और इलेक्ट्रोलाइट्स का सप्लीमेंटेशन वहाँ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जहाँ टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है। मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 30 या 33 डिग्री वैसा टेम्परेचर है, और वो बहुत जल्दी से बढ़ के मतलब सुबह के 8 या 9 बजे ही वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, फिर दोपहर आते आते 45 डिग्री तक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक से जब आता है तो आपको खुद ही मतलब इस बात की समझ होगी फार्मर्स को कि वो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है।
तो बाहर से उसे वाइट पेंट कर दें, ब्लैक उसे ना इस्तेमाल करें, या थर्माकोल वगैरह से उसका इंसुलेशन करें ताकि उसके अंदर पानी को थोड़ा टेम्परेचर को मॉडरेट किया जा सके। पहले भी वीडियोस में मैंने ये बात बताई है और अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सस्ता इलेक्ट्रोलाइट आप अपने घर में अपने फार्म पर बना सकते हैं। इसके लिए आप सोडा लीजिए, टाटा लाइट सॉल्ट आता है वो लीजिए, और चीनी लीजिए, पिसी हुई चीनी। क्योंकि चीनी क्या है कि जब तक आप उसे घोलेंगे नहीं वो घुलती नहीं, और ऐसे ही डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, ग्लूकोज या माल्ट वगैरह होता है, तो उसे इतना ज़्यादा घोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही घुल जाता है। लेकिन चीनी सुक्रोज़ होती है, उसे जब तक आप घोलेंगे नहीं, डिज़ोल्व नहीं करेंगे, उसके अंदर चम्मच नहीं चलाएँगे, तब तक वो घुलती नहीं है। तो चीनी लीजिए, तो चीनी का बेटर ये है कि एक शीरा बना लें और कंसंट्रेट बना के उसका इस्तेमाल करें। बाकी टाटा लाइट सॉल्ट और सोडा लें, और 1 ग्राम सोडा 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी में, और 1 ग्राम टाटा लाइट सॉल्ट 2 लीटर पानी में मिलाएँ, और 8 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से शुगर मिलाएं, और वो पूरा दिन अपने फ्लॉक को देते रहें। इसके अंदर एक टाइम में विटामिन सी, बीटेन वगैरह वो सब भी मिला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में मिलते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव रेट्स के चलते पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। तो आप ये सस्ता सा 30-40 रुपए किलो ये आपका बन जाएगा, और आप इसे लगातार चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हीट स्ट्रेस के लिए मैंने बताया। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, अंडे की शेल को इम्प्रूव करने के लिए। इतना भी अगर आप करेंगे और उसका हीट स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो वो काफ़ी हद तक आपका फ्लॉक को भी बचा सकते हैं हीट स्ट्रेस से, और प्रोडक्शन के ड्रॉप को भी रोक सकते हैं। दोस्तों, एक लेयर फार्मिंग के ऊपर पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग है मेरे ऐप के ऊपर। वो ऐप का ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी के कोर्सेज़ भी हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग, देसी फार्मिंग और गोट फार्मिंग के ऊपर भी। तो ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वो डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को भी परचेज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।